अध्ययन करेंगे पाठ 6 पार नजर के। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? रोज रोज पापा को काम पर जाना होता है। तो एक सुरंगनुमा रास्ता था। एक बालक है, उसे घर वाले छोटू कहकर पुकारते हैं, और उसने एक दिन अपने पिता का सिक्योरिटी पास लिया और एक सुरंगनुमा रास्ते में जाने की कोशिश की। तो फिर उसकी माँ ने उसको डांटा, छोटू तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि तुम ये सुरंगनुमा रास्ते में मत जाया करो। तो उसने कहा, माँ ऐसा क्यों है, पापा फिर जाते हैं। तो उसने कहा, तुम्हारे पापा काम के लिए सुरंगनुमा रास्ते में जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो छोटू और उसकी माँ की रोज यही बहस हुआ करती थी, ये जो सुरंगनुमा रास्ता है आखिर इसमें है क्या। लेकिन उसकी माँ छोटू को मना कर देती थी कि इस सुरंगनुमा रास्ते में यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बना है, यहाँ तुम नहीं जाओगे, ये सिर्फ तुम्हारे पापा इसमें जाते हैं कि वहाँ वो काम करने के लिए सुरंगनुमा रास्ते में जाते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। या तो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। जो छोटू था उसके पापा एक दिन घर पर थे, छुट्टी के दिन वो आराम कर रहे थे और उसने अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था उसको लिया और सुरंगनुमा रास्ते की ओर चल दिया। तो वैसे उनकी पूरी कॉलोनी जो थी वो सुरंगनुमा रास्ते जो कॉलोनी थी उस जमीन के नीचे बसी हुई थी। तो सुरंगनुमा रास्ते में अंदर गया जहाँ दिए जल रहे थे और वह दरवाजे पर उसने सिक्योरिटी पास लगाया और वो अंदर चले गया। तो उसमें एक खांचा बना था, उसने सिक्योरिटी पास में डाला जिससे दरवाजा खुल गया और वो अंदर उसने प्रवेश कर लिया। और वो जो सुरंगनुमा रास्ता था वो जमीन से ऊपर को जाता था, तो उसे जमीन से ऊपर को जाने का रास्ता मिल गया था। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। लेकिन वो सुरंगनुमा रास्ते में जैसे ही जा रहा था उसे उसका मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जगह जगह जो है वो निरीक्षक यंत्र जो लगे हुए थे, इसको हम सीसीटीवी कैमरे कहते हैं, वो लगे हुए थे। तो उसकी फोटो खींचते और उसकी पहचान करते, वाकई जिसका कार्ड है वह यही व्यक्ति है, ये नहीं है। लेकिन वहाँ वो व्यक्ति था, उसके पापा थे, सिर्फ उसी के लिए उन्हें सिक्योरिटी पास बना हुआ था और उसी फोटो खींचकर उन्होंने दूसरे यंत्र को उसको भेज दिए। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो जो उसकी जो हरकतें चल रही थी सुरंग के अंदर, वहाँ जो कैमरे लगे हुए थे उन्होंने उसको पहचान कर ली और उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उस पर कोई नजर रख रहा है। और थोड़ी देर बाद वहाँ सिपाही आ जाते हैं जो छोटू को पकड़कर उसके घर उसको पहुंचा देते हैं, और जिस कारण उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसके पापा जो हैं उसकी माँ से उसको बचा लेते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो छोटू के पापा ने कहा कि बेटा, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता है। जिस माहौल में वहाँ काम करता हूँ तो वहाँ विशेष व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वह उस प्रकार से विशेष व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वहाँ उस स्थान तक पहुँच सकते हैं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं जा सकता तो आप कैसे जा सकते हैं? तो उसके पापा उत्तर देते हैं, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर
कि ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके पापा ने कहा कि देखो, हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर हमारा विशेष प्रकार का सूट रहता है जिससे हम उस वातावरण में जा सकते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो छोटू अपनी पापा की बातें सुन रहा था और उसके पापा से बता रहे थे कि हम जब मंगल ग्रह पे रहते थे, हम पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय में वातावरण ऐसा हो गया कि हम सब इस वातावरण के अनुकूल अपने को नहीं ढाल पाए। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो इस बात को जानते थे, और समय का ऐसा वातावरण आया कि हम उस वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने कहा, हमने अपनी कुछ तकनीकी थी, अपनी तकनीकी के द्वारा हमने अपनी जमीन के नीचे अपना घर बनाना शुरू किया, और इन्हीं यंत्रों के सहारे हमने सूर्य की जो ताप है उसको, उन यंत्रों के सहारे हमने सूरज की जो रोशनी है उसके गर्मी का इस्तेमाल किया अपनी मशीनों से, जिस कारण हम जमीन के नीचे रह पा रहे हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। छोटू ने कहा कि जब भी मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी बात अपने पापा से कही। बिल्कुल, फिर उसकी माँ बोली, बिल्कुल, इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और हमें बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और उन्होंने कंट्रोल रूम में जो वातावरण था वो बदला बदला सा देखा। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई बिंदु दिख रहा है जो लगातार अपने स्थान बदलता जा रहा है। तो यह कोई तारा नहीं था जो एक स्थान पे अडिग, लेकिन वह कोई बिंदु था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था। तो कंप्यूटर उसको पूरा दर्शा रहा था। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। तो उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, उन्होंने देखा कोई ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। सभी ने अपना संदेह प्रकट किया और छोटू के पापा ने कहा कि साहब, तुम सब इस पे नजर बनाए रखना। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? जैसे हो सकता है, और अगर कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, देखें। तो उन्होंने कहा, हो सकता है अंतरिक्ष, क्या सचमुच कोई अंतरिक्ष यान है? ये कहाँ से आया होगा? ये सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह से आया होगा। ये सब आपस में अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कोई यान हो जो दूसरे ग्रह से आया हो सकता है ऐसा कोई ग्रह हो जहाँ जीवन हो। तो सभी आपस में बातें कर रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा तो उन्होंने देखा एक अंतरिक्ष यान था। तो उस अंतरिक्ष यान से कोई लंबी चीज कोई बाहर निकलती हुई आ रही है। तो छोटू के पापा ने उसका अवलोकन उसको देखना स्टार्ट, गौर से उसको देख रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें
से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। मगर नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने देखा, जो कॉलोनी की जो समिति थी, उन्होंने देखा जो अध्यक्ष थे वो भाषण दे रहे थे। उन्हें हो सकता है ये कोई हमारे जो मंगल ग्रह पे जो उतरा है, हो सकता है किसी दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष यान हो। अब इसमें क्या किया जाए, और इस पर सभी नजर रखने लगे। तो उनमें जो व्यक्ति थे उनको सब नंबर मिले हुए थे। तो उन्होंने कहा ये नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? तो जो व्यक्ति थे उनको नंबर दिया गया था, वो नंबर से उनको पुकारते थे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा जो नंबर एक है, तो पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पे है। और उन्होंने कहा कि हमारे उसे नष्ट करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। और ऐसा कोई हमारे पास अंतरिक्ष यान को हम बेकार कर सके, ऐसा कोई हमारे पास यंत्र भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर एक की बात उन्हें सही लगी, और उन्होंने कहा, जो नंबर दो थे वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा हालांकि यंत्रों को बेकार करने की क्षमता है, हमारे पास है, लेकिन हमें पहले उनका अवलोकन कर लेना चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए कि आखिर ये वस्तु है क्या। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए भी रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर तीन, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो उन्होंने कहा हो सकता ऐसे दूसरे ग्रह से आए हों, तो हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। उनको ऐसा मालूम नहीं होना चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की हो सकती है। तो हमें अपनी जानकारी गुप्त रखनी चाहिए, उन पे नजर रखनी चाहिए। और जो नंबर तीन था वो एक सामाजिक जो व्यवस्था, कॉलोनी की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उनके पास थी, नंबर तीन के पास। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। तो वो बातें कर ही रहे थे, अचानक रूम में फोन की घंटी बज जाती है। तो उन्होंने देखा कि जो अंतरिक्ष यान है वह उनकी जमीन पे उतर रहा है। और छोटू यह सब चीज देख रहा था, क्योंकि छोटू जो है वह अपने पापा के साथ उस दिन उस कंट्रोल रूम में गया था। तो ये सब जो गतिविधियां हो रही थी उसको सब देख रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो छोटू ने पूछा कि आखिर पिताजी ये क्या है? उसके पिताजी ने कहा कि अभी खाली इसे देखने का वक्त है, अभी इसे जवाब देने का समय नहीं है। अभी हम इस पे नजर रखे हुए हैं, जैसे हमें पता चल जाएगा तो हम तुम्हें भी बता देंगे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी के लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। तो अंतरिक्ष यान एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और वहाँ कुछ मिट्टी को जो नमूना था उसे उठाने के लिए उसने वह यंत्र आगे बढ़ा। तो इस हरकत को सभी देख रहे थे, लेकिन छोटू का ध्यान तो कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए
एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो छोटू का ध्यान उस एक लाल बटन पे था, तो छोटू ने क्या कर दिया, उस बटन को दबा दिया जिससे उसमें सायरन बज गया। सभी का ध्यान उस सायरन की तरफ चले गया और उसके पिताजी ने देखा कि छोटू ने वह बटन दबाया, तो उन्होंने उसको एक झापड़ मार दी और जो लाल बटन था उसको फिर जो बज रहा था उसको फिर अपनी पूर्व अवस्था में ला दिया, उसको बंद कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो उन्होंने देखा कि जो अंतरिक्ष यान है उसकी हरकत रुक चुकी है, वह कुछ काम नहीं कर रहा है। और जो पृथ्वी द्वारा जो लोगों द्वारा जो भेजा गया था, तो सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो गया। और मंगल की जो धरती पर उतरा हुआ जो अंतरिक्ष यान था वह अब अपना कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि वह किसी कारणवश खराब हो चुका था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सारे प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। तो जो नासा के तकनीशियन थे उन्होंने यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास किया और कुछ समय बाद उन्होंने उस उन्होंने मंगल ग्रह पे जिस यंत्र को भेजा था वह उन्होंने सही कर दिया। जो मंगल ग्रह से अब मिट्टी के नमूने लेना उसने प्रारंभ कर दिया था, अर्थात उसने काम करना प्रारंभ कर दिया था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और इस उम्मीद में वह इस कार्य को कर रहे थे, इस अध्ययन को कर रहे थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह कोई जीव सृष्टि का अस्तित्व है। और यह प्रश्न आज भी एक रहस्य के रूप में बना हुआ है कि वाकई मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं है।